हमने कुषाणों को देखा। कुषाण में चीन से आए, आने के बाद में किस तरह से उनका विकास हुआ। अब हम देखते हैं गुप्त को, गुप्त साम्राज्य को देखते हैं। गुप्त चंद्र ने अपने पितामह के नाम को अपने पीछे लगाया और उससे बना चंद्रगुप्त। अब हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य को। गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इन्होंने कैसे राजाओं ने साम्राज्य विस्तार किया है। असल में होता यह है कि कुषाण इसकी मुख्यतः अगर जानकारी देखें हम तो 78 ईस्वी के लगभग शासन करने पर गद्दी पर बैठा था कनिष्क और 23 वर्ष इसने शासन किया। इस तरह से यदि हम देखें तो लगभग 101 ईसा तक इसने शासन किया। इसके बाद में गुप्त की बात करें तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की जो स्थापना थी वह की थी 275 ईस्वी के लगभग, 275 ईस्वी के लगभग, अर्थात कि 101 से 275 के मध्य का जो समय था यह कहीं न कहीं इतिहास के गर्त में गुम है, या जानकारियों के अभाव में हम इसे जान नहीं पाए या देख नहीं पाए या जानकारियां प्राप्त होती नहीं है। कुछ समय बाद में कुछ इससे पर्दा हटता है और पता चलता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जैसे कुषाणों का अंत हुआ उस समय जगह जगह पर विद्रोह होने लगे थे और कुछ राज्य अपने आप को स्वतंत्र करने लग गए थे, जिनमें कुछ गणतंत्र और कुछ थे जनतंत्र, कुछ जनतंत्र थे, कुछ गणतंत्र थे और साथ ही साथ कुछ राज्य ऐसे थे जो राजतंत्रात्मक भी थे। तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और एक केंद्रीय सत्ता जो कुषाण थी इनका अंत हो गया। कुषाणों के बाद में लगभग 275 ईसा तक किसी भी केंद्रीय सत्ता की स्थापना नहीं हुई। ऐसे में श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई। श्रीगुप्त कौन था, गुप्त कौन थे और ये कहां से आए थे? तो कुषाण और गुप्त के बीच का जो काल है, इस काल को कहीं न कहीं अंधकारपूर्ण काल या विलुप्त काल, अंधकारपूर्ण काल या विलुप्त काल की संज्ञा इसे दी जाती है, क्योंकि इस समय जो जानकारियां प्राप्त होती है, इस समय के जो राज्य की जानकारियां प्राप्त होती है उसमें कुछ जनतंत्र कुछ गणतंत्र मिलते हैं, जैसे कि मालव, शिवी, आटुम्बर, मद्र और भरनाग, वाकाटक भी आते हैं इसमें, वाकाटक आदि। तो इन स्थानीय शक्तियों की जानकारी भी कहीं न कहीं छोटी मोटी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इससे पता चलता है कि कुषाण और गुप्त के मध्य का जो ये विकेंद्रीकरण का क्षेत्र था, इस क्षेत्र में कहीं न कहीं इन छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और जिससे केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं हुई। श्रीगुप्त और गुप्त कौन थे, श्रीगुप्त कौन था, ऐसा इतिहासकारों द्वारा माना जाता है और गुप्तों के जो अभिलेख थे उनसे भी जानकारियां प्राप्त होती है कि जो गुप्त थे ये गंगा घाटी में एक जगह थी, धर्मकुंड। गंगा घाटी में एक जगह थी धर्मकुंड, शायद ये धर्मकुंड के ही, गंगा घाटी के धर्मकुंड के ही रहने वाले थे और वहां के ये सामंती राजा थे, सामंती छोटे मोटे राजा थे। श्रीगुप्त कौन था? श्रीगुप्त से पर्याय लगाया जाता है कि गुप्त का अर्थ होता है विष्णु, अर्थात कि इस समय जो हम कहते हैं कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह श्रीगुप्त था, अर्थात ये विष्णु था और इसके नाम के सामने सम्मान, क्योंकि सामंती राजा था अर्थात इसके नाम के सामने सम्मान रूप से श्री लगाया गया, श्री विष्णु या श्री गुप्त। इस प्रकार से यह हो गया श्री महाराज गुप्त या महाराज श्री गुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक हो गया श्री गुप्त या श्री विष्णु।
विष्णु इतिहासकारों द्वारा ऐसा पर्याय लगाया जाता है कि गुप्त का अर्थ विष्णु या विष्णु का पर्यायवाची गुप्त ही होता है। तो गंगा घाटी के थे और इसी कारण से ये गुप्त कहलाए। गुप्त श्री गुप्त के अभिलेख प्राप्त नहीं होते, ना ही इनकी कोई ज्यादा जानकारी हमें प्राप्त होती है। श्री गुप्त के बाद में जो श्री गुप्त था, श्री गुप्त के बाद में इसका पुत्र गद्दी पर बैठा जिसका नाम था घटोत्कच। श्री गुप्त के बाद में इसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा और इसका जो काल था वह लगभग 300 ईसा 300 ईसा के लगभग घटोत्कच गद्दी पर बैठा। घटोत्कच की भी जानकारी ज्यादा प्राप्त होती नहीं है। घटोत्कच और वाकाटक, घटोत्कच और वाकाटकों की जानकारी, संबंधों की जानकारी हमें प्राप्त होती, वाकाटकों की जानकारी प्राप्त, इनके संबंधों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। घटोत्कच के बाद में इनका जो पुत्र था, घटोत्कच का पुत्र हुआ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। असल में चंद्र इसका नाम था और गुप्त जो था यह इसके जो पितामह थे श्रीगुप्त उनका नाम था। तो चंद्र ने अपने पितामह के नाम को अपने पीछे लगाया और उससे बना चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त जो श्रीगुप्त थे यह गुप्त वंश के संस्थापक थे। इसीलिए आगे के जो भी राजा हुए, जैसे कि समुद्रगुप्त हुआ, रामगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ या अन्य जो राजा हुए, उन राजाओं के नामों के पीछे गुप्त लगता है। उसका कारण यही है कि जो श्रीगुप्त थे इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी और यही कारण है कि इनके पितामह होने के परिणाम स्वरूप इन्होंने अपने नाम के पीछे गुप्त लगाना प्रारंभ कर दिया। और गुप्त लगाने की जो ये परंपरा थी यही से प्रारंभ होती चली नजर आती है। चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त एक प्रतापी राजा था। चंद्रगुप्त यह गद्दी पर बैठा। घटोत्कच का जो काल था यह काल लगभग 319 तक चला। 319 या 20 से गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 330 तक गद्दी पर बैठा। यह एक दूरदर्शी शासक था, कूटनीतिज्ञ शासक था और साथ ही साथ इसने अपने सत्ता का जो था केंद्रीकरण किया, कई विजय की और अपने राज्य को एक छोटे राज्य से एक साम्राज्य में तब्दील किया। कैसे किया देखते हैं। चंद्रगुप्त का जो विवाह था वह लिच्छवी, हम पहले भी इतिहास में पढ़ते आए कि लिच्छवी राजवंश चेतक की बहन का विवाह इससे हुआ, उससे हुआ, या लिच्छवी गणतंत्र था गौतम बुद्ध के समय, महावीर के समय। तो जो लिच्छवी गणतंत्र या लिच्छवी राज था ये यहाँ पर भी चलते चलते आ रहा था। लिच्छवी राजा जो था उसकी एक पुत्री थी कुमार देवी। कुमार देवी लिच्छवी राजा की राजकुमारी थी कुमार देवी, और कुमार देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी से हुआ था और संयोग यह था कि लिच्छवियों की राजनीतिक जो स्थिति थी यह इनसे ज्यादा दृढ़ थी, या कहे कि सुदृढ़ थी। लिच्छवियों का राज्य जो था गुप्तों से अधिक था उस समय पर। तो चंद्रगुप्त ने इसका फायदा उठाया और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिया। संयोग ये हुआ कि जो लिच्छवी राजा था ये पुत्रहीन था। लिच्छवी राजा पुत्रहीन था। अब लिच्छवी राजा के पुत्रहीन होने के कारण इसका जो साम्राज्य, इसका जो राज्य था वह कहीं न कहीं चंद्रगुप्त के हाथ में आता नजर आ रहा था। वहीं इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, चंद्रगुप्त प्रथम, और कुमार देवी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम समुद्रगुप्त हुआ। ये समुद्रगुप्त जो था आधिकारिक रूप से लिच्छवियों का उत्तराधिकारी हुआ, क्योंकि लिच्छवी नरेश जो थे ये पुत्रहीन थे, इनको पुत्र नहीं था। कारण यही रहा कि समुद्रगुप्त इनका आधिकारिक उत्तराधिकारी हो गया। अब लिच्छवी राजा की मृत्यु हो गई। लिच्छवी राजा की मृत्यु के बाद में इनका जो राजा बना कौन? समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त जो था यह अल्प आयु था, अल्प वयस्क था, कह सकते हैं अल्प वयस्क।
अल्पवयस्क मतलब कि यह जवान नहीं था, यह एक प्रकार से किशोर था उस समय पर। अब किशोर अवस्था में तो कोई राज्य संभाल नहीं सकता, और कारण यही हुआ कि इसका राज्य जो था वो समुद्रगुप्त के स्थान पर चंद्रगुप्त राजा बन गया। चंद्रगुप्त के राजा बनने के बाद में इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, आसपास के राज्यों को जीता, साकेत को जीता, जो वर्ग जिसे हम अयोध्या के नाम से जानते हैं उसे उस समय पर साकेत कहा जाता था, साकेत को जीता। बाद में इसने मगध को जीता, पाटलिपुत्र को जीता, और अपनी राजधानी इसने पाटलिपुत्र में बनाई। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी को केंद्रित किया, या यहाँ पर अपनी राजधानी को स्थापित किया। इस प्रकार से चंद्रगुप्त ने अपनी शासन व्यवस्था या अपने साम्राज्य का विस्तार किया एक वैवाहिक संबंध के आधार पर, इस वैवाहिक संबंध के माध्यम से। अब चूंकि समुद्रगुप्त आधिकारिक रूप से यहाँ का राजा था, कहाँ का, लिच्छवी गणतंत्र, या ये कहें कि लिच्छवी राज का जो राजा था वह कौन था, समुद्रगुप्त आधिकारिक रूप से था। चंद्रगुप्त ने अपना युवराज उस समय चंद्रगुप्त ने अपना युवराज घोषित किया किसे, समुद्रगुप्त को, क्योंकि ये आधिकारिक राजा यहाँ का था ही सही, तो जवान होने के बाद इसे यहाँ का राज्य करना ही था। युवराज घोषित कर दिया समुद्रगुप्त को, और साथ ही इसने लिच्छवियों को राज्य पर ये राज कर रहे थे चंद्रगुप्त, तो इन्होंने सिक्के जारी किए, सिक्के, और इन सिक्कों पर इन्होंने ऊपर, जैसे ये सिक्का है तो इस सिक्के के दो भाग है, तो इसका जो ऊपरी भाग है इस पर एक जगह पर चंद्रगुप्त बैठे थे और दूसरी जगह पर कुमार देवी बैठी थी। दोनों पति पत्नी एक जगह पर बैठे, ताकि जो जनता है उन्हें कहीं ना कहीं भावना के रूप में बांधना था। साथ ही यहाँ पर इनका जो लिच्छवियों का एक पवित्र वाक्य था या राज वाक्य था, लिच्छव्यम, 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 और इनका एक चिन्ह था, शेर पर बैठी हुई एक देवी, तो यहाँ पर लिच्छव्यम गुदाया और नीचे एक शेर पर बैठी हुई देवी को गुदवाया, और इस प्रकार से इन्होंने अपने सिक्के जारी किए ताकि जनता के अंदर यह भावना उत्पन्न ना हो कि राजा कोई और है। और अपने राजकाल में ही इन्होंने समुद्रगुप्त को युवराज घोषित कर दिया। बाद में चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु हुई और मृत्यु के पश्चात एक योग्य शासक के रूप में समुद्रगुप्त उभर कर सामने आया, जिसने भारत का एकीकरण किया और भारत में ये कहें कि अपनी विजय पताका बढ़ाई। चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और यही कारण है कि इतिहासकारों द्वारा चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, गुप्त वंश का संस्थापक। इसके बाद में गद्दी पर बैठा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक महान प्रतापी शासक हुआ, एक साम्राज्य विस्तारक शासक हुआ। इसने कई नीतियों का अनुसरण करते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसने अलग अलग नीतियों के तहत साम्राज्य का विस्तार किया, और इसी काल में कहीं न कहीं भारत का एकीकरण हुआ और भारत फिर से एक सूत्र में बंधता नजर आता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक के समय भारत जिस प्रकार से एक सूत्र में बंधा हुआ था, वैसे ही कहीं न कहीं समुद्रगुप्त के समय भी हमें ये एक सूत्र में बंधा हुआ दिखाई देता है। समुद्रगुप्त को हमने अभी देखा कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र हुआ समुद्रगुप्त, जो कि गद्दी पर बैठा 330 ईसा पूर्व से, और इसका काल रहा लगभग 380 ईसा तक या ईस्वी तक। 380 तक इसने शासन किया। ऐसा इतिहासकारों द्वारा माना जाता है कि 330 से 345 तक इसे साम्राज्य प्राप्त करने में कहीं न कहीं युद्ध करने पड़े होंगे या गृह युद्ध भी किए होंगे, लेकिन इसे मुख्य 330 से ही माना जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने इसे अपने शासन काल में ही युवराज घोषित कर दिया था। तो 330 से 380 तक इसने शासन किया, लगभग 50 वर्ष इसने शासन किया, और 50 वर्षों के दौरान इसने कई विजय प्राप्त की। और इनकी अगर विजय हम देखें
इसकी अगर विजय हम देखें, विजय, तो विजय, इसकी जो विजयों की जानकारी है वो हमें मुख्य रूप से प्रयाग प्रशस्ति से हमें इसकी जानकारियां प्राप्त होती है, जिसमें इसकी विजय इस प्रकार बताई गई है, जैसे कि आर्यावर्त की विजय, आर्यावर्त या उत्तर भारत की विजय, आठविक राज्यों की विजय, आठविक राज्य, और दक्षिणापथ की विजय, अर्थात कि दक्षिण भारत की विजय, समीपवर्त विजय, समीपवर्त राजाओं की विजय, और विदेशी संबंधों को हम देख सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी हमें प्राप्त होती है कि इसने सबसे पहले यदि हम देखें तो कहीं न कहीं इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और उसके बाद में पहले इसने राज्यों की विजय की। आर्यावर्त के तहत इसने उत्तर भारत के 9 राजाओं पर विजय हासिल की, उत्तर भारत के 9 राजाओं पर विजय हासिल की, जिसमें से हमें नाम प्राप्त होते हैं रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, और हम देख सकते हैं चंद्रवर्मा, गणपतिनाग, मतिल, चंद्रवर्मा, बली, ऐसे 9 राजा हुए, लगभग 9 राजा हुए उत्तर भारत के, जिन पर इसने विजय प्राप्त की, और यह विजय प्राप्त करने के बाद में इन्हें अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से मिला लिया। इसने अपने विजयों के तहत कुछ नीतियों का पालन किया, जिसमें से इसने राज्य प्रस्बोधरण, ये जो नीति थी इसकी, राज्य प्रस्बोधरण के तहत इसने उत्तर भारत या आर्यावर्त के 9 राजाओं को अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से मिला लिया। वही बात करें आठविक राज्य की, अब देखते हैं हम आठविक राज्य। अब जैसे कि मान लिया जाए कि ये हमारा भारत है, ये हमारा वर्तमान भारत है। वर्तमान भारत का एक काल्पनिक नक्शा है, वर्तमान भारत है। इस वर्तमान भारत में यहाँ पर है बिहार में पाटलिपुत्र, इसे वर्तमान पटना। यहाँ से समुद्रगुप्त को विजय करनी थी, इसने उत्तर भारत के जो राज्य थे, इन राज्यों को, 9 राज्यों को जीत लिया था। जैसे मथुरा में ये नाग जो थे मथुरा में थे, मतिल जो थे, साकेत में, आदि जो थे अलग अलग साकेत है, मथुरा है, इन चीजों को इसने जीत लिया था। अब इसे जीतना था दक्षिण भारत को, ये था दक्षिण भारत को जीतना था। अब डायरेक्ट ये सीधा यहाँ उत्तर भारत से, या ये कहें कि पटना से तमिलनाडु को तो नहीं जीत सकते, तो पाटलिपुत्र से दक्षिण को जीतने के लिए इन्हें पहले रास्ता साफ करना था। रास्ता साफ करने के लिए जो बीच के राज्य थे, जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि क्षेत्र के जो राज्य थे, इन राज्यों को जीतना भी जरूरी था। तो ये यहां से जब चला तो बीच में रास्ते में आठविक राज्य आए, जिसमें बुंदेलखंड, बघेलखंड और जबलपुर के क्षेत्र शामिल थे। तो आठविक राज्यों की विजय इसने हासिल की। तो आठविक राज्यों को इसने किस नीति के, पारिचारिकृत नीति के तहत इसने अपने अधीन कर लिया। इसने इन्हें अपने अधीन कर लिया, कुछ चीजें इनके, कुछ साम्राज्यों को अपने अधीन लिया। इनको जो रास्ते से गुजरने की चीज थी या कर देने की, कर तो लिया ही लिया, लेकिन रास्ते से, मार्ग से गुजरना, खाने पीने की व्यवस्था आदि चीजों को व्यवस्था इन्हें करनी थी आठविक राज्यों को। तो इनकी विजय की, जिसमें बघेलखंड, बुंदेलखंड और जबलपुर का भाग इसमें शामिल था। अब ये यहां से चले, इन राज्यों को जीता, अब ये पहुंचे यहाँ दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में इन्होंने बड़ा ही आक्रमण किया और साथ ही यहाँ के लगभग 12 राज्यों को विजित किया। 12 राज्यों पर विजय की, दक्षिण भारत में 12 राज्यों पर विजय की। और 12 राज्यों पर विजय की, और जो नीति यहाँ पर इन्होंने अपनाई वह थी लगभग राज्य ग्रहण
राज्य ग्रहण, मोक्षानुग्रहण। राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रहण के तहत इन्होंने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की, अर्थात कि इसके तहत इन राज्यों को इसने प्रत्यक्ष रूप से अपने में नहीं मिलाया, इसने केवल अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें अपने में मिलाया और इनको कहा कि भाई हमें वार्षिक नजराना या वार्षिक जो कर भेजना था केवल वही भेजना, बाकी आप अपने राज्य में सामान्यतः राज्य करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस नीति के तहत दक्षिण भारत के 12 राज्यों को इसने अपने में सम्मिलित किया, जिनके नाम लगभग कह सकते हैं हम कौशल, महाकांतार, कौशाल, अवमुक्तन, कथलपुर, कुथुलपुर जो भी था, कुस्थलपुर आदि राज्यों को इसमें शामिल किया इसने। वही बात करते हैं समीपवर्ती राज्य की। इसमें नाग थे, शामिल थे और कुछ विदेशी थे जिन्हें हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।